Sir, आपका experience इरफान साहब के साथ कैसा था? What is that one quality which you learned from him and which you adopted in your craft? Any good? यार मेरी मुलाकातें बहुत कम हुई उनसे, बट उससे ज़्यादा मैं उसका काम देखा है और बहुत तरतीब से देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी इतना अवेयर था अपने क्राफ्ट को लेके, अपने अपनी अपनी अपने ट्रूथ को लेके, अपनी बिलीवेबिलिटी को लेके कि वो उन नोट्स के बीच में भी खेल जाते थे जहाँ नोट्स थे भी नहीं। वो जो कुछ म्यूजिशियन होते हैं ना, जो सारे गामा के बीच में भी एक रे और एक गा और एक पा आएगा, वो वहाँ भी खेल जाते थे, क्योंकि वो इतने अवेयर हैं, अपनी पूरे वजूद को लेके इतने अवेयर थे। और जितनी मुलाकातें उनसे हुई उसमें भी वो समझ में आता है, ही इज दैट मैन हू नेवर वांट्स टू इम्प्रेस यू। बैठे अपने स्पेस में इतने रिलैक्स हैं कि उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने मार्टिन स्कोर्सेज़ी बैठे हैं या कोई और बैठा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही नोस it's like I think Tom Hanks said it. I was the coolest guy in the room until Irfan entered. Now imagine how much confident that guy could be. और जरूरी नहीं कि वो जाके दिखाया होगा कि मैं इरफान खान और तुम टॉम हैंक्स, नहीं किया होगा उन्होंने, बट स्टिल दैट ट्रूथ कम्स विद यू। वो जिसको हम ऑरा बोलते हैं, वो साथ चलता है आपका, चाहे वो किसी तरह का भी ऑरा हो, साथ में चलता, पता चलता है कि साथ में कुछ बात है। Is it also because you know that what you bring on the table and that just अपने confidence के लिए बात की, that also adds a lot? Definitely. But उसके साथ साथ वो उसकी ऑनेस्टी भी इतनी इंटरेस्टिंग, जहाँ उनको पता होगा ना यहाँ दिखाना है मुझे इरफान खान है, वो दिखाया उन्होंने। ऐसे प्रोजेक्ट देखे मैंने और मैंने उसके पीछे कहानियां भी सुनी, पर जहाँ उनको ये पता ना कि यार इनको ये कहानी है, अब इसको प्ले करना, वहाँ वो फिर आई थिंक सबसे खास क्वालिटी ये थी कि बेहद अवेयर आदमी थे, बेहद अपने आप को लेके, अपने इमोशंस को लेके। आधे टाइम तो हम अपने इमोशंस में इतना कंफ्यूज रहते हैं कि हमें चाहिए क्या, हम खाना तक डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि चाइनीज खाना है कि इंडियन खाना है। तो वो इतना क्लियर हो रहे हैं ना अपने उसमें, स्पेशली एक टाइम के बाद उनके जो करीबी दोस्त लोग रहे, उनके किस्से सुनते आपको लगता है कि ये आम आदमी नहीं कह सकते। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन का फॉलो अप, एक पोस्टर हमने देखा था जो इंस्टा में बहुत वायरल हुआ था कि इरफान साहब की मेरे बाद दुनिया का क्या होगा, आपका पोस्टर था कि मैं बचा लूंगा। यार किसी ने मीम बना दिया उसका, आपको इंटरव्यू में भी बहुत बार, हाँ किसी ने मीम बना दिया उसका कि वो इंतकाल हुआ था उनका और हम बहुत मुरीद रहे, मतलब मेरा पूरा बैच इतना मुरीद है उनका। हमने अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट के टाइम का मतलब ऐसा वक्त देखा कि हम पूरा दिन वो नीचे विजय अपने बाथरूम में नहाता था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे नहाता था, और हम पूरा दिन हासिल के डायलॉग बोलते रहते नहाते हो, तो बाकी लोग पागल हैं क्या ये रण पे जाया बाहर निकल गए, ये सब चलता रहता। हम इतने मुरीद थे उनके कि मुझे ना वो बहुत हैवी हो गया। बहुत अच्छे लोगों ने फोन लाया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना मलाल रहा मेरे उसमें कि अगर वो होते ना तो एक फोन तो आता उस काम के बाद। तो वो किसी ने वो मीम बना दिया कि वो गए थे और किसी ने बोल दिया कि, तो वो थोड़ा सा वैसा हो, वो नहीं, वो बहुत अलग लेवल का आदमी एक्टर था। सर मेरा सवाल क्राफ्ट को लेके है कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट हो वो बेजान है और हम एक्टर्स का काम है उसमें जान डालना। तो एक कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट मतलब डिफिकल्ट स्क्रिप्ट, जितनी भी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट हो वो बेजान है जब तक उसमें एक्टर जान ना डाले। हाँ, तो जब भी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो क्या वो कॉन्शियस बिलीव नहीं करना चाह रहा होता है, तो फिर आप उसके लिए क्या करते हो? नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है, इसका करेक्शन है। बेजान नहीं है वो कहानी, बेजान मुझे लगा बेजान मतलब कहानी खराब है इसलिए बेजान आप कहना चाह रहे हो। तो अभी तक किसी ने वो हम नहीं, लेकिन कहानी बेजान नहीं है, उसके अंदर जान है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कॉम्प्लेक्स और बेजान कैसे हो सकती है? कहानी को उसके अंदर जो है ना, आपको खाली उसको चैनलाइज करना है, उसको एक शारीरिक रूप देके, अदरवाइज कहानी में सब कुछ पड़ा है। अच्छी कहानी की खूबसूरती होती है कि आधी 90% उसके अंदर लिखा हुआ है, आपको खाली एज एन एक्टर एम्बाइब करना है कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू पे, तो मुझे याद आ गई कि इतना सुंदर लिखा हुआ है जो कहानी है गुंडा जयशंकर प्रसाद की, आप पहली 15 लाइन पढ़ लो, उससे बेटर कैरेक्टराइजेशन करके दिखा दो मुझे,
कि आपको बताना है कि ये नानकू सिंह कौन है। 15 लाइन में जयशंकर जी ने सब कुछ लिख दिया। उसके बाद कहानी शुरू होती है, लेकिन वो कौन आदमी है और वो कैसे बिहेव करेगा वो पहली 15 लाइन में उन्होंने क्लियर कट बता दिया। तो बेजान नहीं है वो कहानी। बात यह कि आपको उसको करने में किस तरीके से वो सारी चीजें एम्बाइब करके आप उसको लोगों के लिए बिलीवेबल बनाओ कि जो लिखा गया था ये अब आपके सामने मूर्त रूप में। बताइए अभी आगे सवाल। मेरा सवाल ये था कि अपना जो कॉन्शियस होता है वो बिलीव करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, तो फिर कॉन्शियस को एक तरफ करके एज एन एक्टर उस कहानी को कैसे अपने अंदर ग्रो होने दे, जैसे बाकी चीजें होती हैं। मतलब कैसे, अभी भी मैं समझा नहीं इस बात को कि आप कॉन्शियस कौन सा हटाओगे अपना। सर हाँ, लेकिन बिलीव डेवलप करोगे ना उस कहानी में। हाँ सर, पर जो बुढ़ाऊ होता है, मतलब से जो कॉन्शियस होता है वो रोकता बुढ़ाऊ मैं एक वर्ड यूज करता हूँ। हाँ। किसी भी चीज को अप्रोच करने से पहले एक प्री कंसीव्ड आइडिया रहता है ना about हाँ, it। ठीक है। तो वो भी गाइड करने लगता है ना, आप उसको बड़ा हाँ, सुपरफिशियल लेवल में करते हो, तो उसको आप समझा। हाँ, आप समझा। ओके। बट दैट्स योर जॉब ना, दैट्स योर जॉब। इट्स लाइक तुम्हारा काम है वो, उसी को तो सीखना है। यहाँ ये किस चीज का काम चल रहा है यार? कौन सा तुम्हें ईंट रोड़ी पत्थर कूटना सिखा रहे भाई? उसको एक बुढ़ाऊ को ही हटाना है कि तुम बैठो साइड में, तुम हो। ऐसा नहीं कि तुम नहीं, तुम हो, तुम्हारा वजूद है, तुम्हारी इज्जत मिलेगी, पर अभी थोड़े टाइम के लिए बैठो। जी वैसा वाला है अवेयरनेस। अगर आपके दिमाग में ना कई सारे ट्रैक्स एक साथ चलते हैं। आप ऐसा कभी भी डायरेक्ट नहीं सोचते हो कोई भी चीज। अभी भी यहाँ सब लोग बैठे हैं, सबके अपने अपने जीवन में जो जो चल रहा होगा ना, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात रिलेट करके आपका एक सेकंड के लिए आप जंप करोगे, वापस आओगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। कोई भी 100% यहाँ नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है ह्यूमन माइंड के लिए। सबके घरों में अगर कोई ना कोई दिक्कत होगी तो वो कहीं वो एक ट्रैक चल रहा होगा। कुछ पर्सनल लाइफ में, कुछ रिलेशनशिप में खराब चल रहा होगा तो वो एक ट्रैक चल रहा होगा। आज कुछ हुआ होगा, कुछ काम अच्छा देखा होगा तो वो एक ट्रैक चला। उसके बावजूद ये सारी बातें सुन रहे हैं। अगर हम इतना मल्टीटास्क चल सकता है हमारे दिमाग में, तो फिर काफी कॉन्शियस हो यार चीजों को लेकर। सब चल रहा है, बस आपको वो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अच्छा ये हटाओ, इसको थोड़ी देर यहाँ रखो, इसको थोड़ी देर यहाँ रखो। अच्छा आज रेंट नहीं भरा गया, कोई बात नहीं, आज ये मुझे अभी के लिए यहाँ है, ये करते हैं। इसी के साथ एक सवाल था सर। जैसे हम कभी सोचते हैं ना कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन आवर माइंड एट अ टाइम, बट जब हम प्ले कर रहे होते हैं कुछ भी किरदार, तो उस समय मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, एक एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि क्या आपके दिमाग में ऐसा, सपोज यू प्ले हाथीराम का कैरेक्टर, तो उस समय जो ख्याल आपके दिमाग में आ रहे थे व्हाइल डूइंग समथिंग ऑन स्क्रीन, तो क्या वो हाथीराम से रिलेटेड थे या आपके रिलेटेड? सो आई जस्ट वांट टू नो द एक्सपीरियंस। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों की एक्सपीरियंस होते हैं। देखो पहली बात तो ये है ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, ये दिमाग से निकाल दो कि जब आप कुछ कर रहे हो और स्टेज पे कुछ कर रहे हो तो आपको पता नहीं कि इनके पीछे कौन खड़ा है और आपकी दुनिया ही बदल गई है, आपने और कुछ। ऐसा नहीं होता भाई। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, इट्स जस्ट अबाउट अवेयरनेस। क्या आप कितने अवेयर हो इस स्टेज पे, इस मंच पे खड़े हो गए, आपको पूरा पता है कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है, पता है ना? आपको सबके डायलॉग पता है, सबकी एंट्रीज पता है, सब प्रॉप्स पता है, कौन सा कहाँ उठाया जाएगा, कौन सा वापस आएगा, कौन किसको क्या खाना है, फीकना है, पीटना है, सब याद है आपको। उसके बावजूद आपका काम क्या है कि जो यहाँ हो रहा है ये आज अभी इसी वक्त घटित हो रहा है। इट्स नॉट दैट इजी जॉब। पर उस दौरान भी आपके दिमाग चले यार उसको एंट्री लेट हो रही है। ऐसा तो नहीं कि आपको तो बह गए और आपको तो पता ही नहीं अब क्या हो रहा है। आप यू आर अवेयर ना कि यार उसकी एंट्री लेट हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गया, तो मैं 2-4 लाइन और बढ़ा देता हूँ या कुछ पॉज ले लेता हूँ। ये सब करते हैं। जब हाथीराम भी कर रहे हो, आपको पता है कि यहाँ कटर लेके खड़ा है कोई मुंह पे और उसकी आंखें ऐसे हैं, वो भी देख रहा है कि क्या करेगा आज जयदेव अलाउद सर। कैमरा इतना नजदीक है आपके, साउंड वाला यहीं कहीं बेचारी जगह नहीं है तो वो भी कहीं घुसाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ आवाज पकड़ लो। अब ये सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, उस कहानी के लिए काम कर रहे हैं। या तो आप ये तरीका अपना लें, अरे यार मैं ये नहीं कर सकता, कंसंट्रेशन कर पाए, फाड़ भी जाओ तुम।
अब तुम्हारा ही ये जॉब है कि उसी के अंदर भी एक कंसंट्रेशन का एक दायरा है, और जितना लोग आते नजदीक चले जाते हैं आपकी शख्सियत उतनी अंदर चली जाती है, पर आप अवेयर हो, आप स्टिल वही बिहेव करोगे जो आतिराम कर रहे हैं। आप जयदीप का दिमाग बोल रहा है कि ये माइक थोड़ा सा टेढ़ा है, या ये कैमरे में शायद मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, वो मैं एज एन एक्टर अवेयरनेस है। हाथीराम नहीं सोच रहा है, वो जयदीप सोच रहा है कि मुझे एग्जैक्टली वहीं खड़ा होना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद तो थप्पड़ पड़ेगा, उसमें इतना गैप आएगा। ये मेरी एज एन एक्टर ऑब्जर्वेशन है, मेरी अवेयरनेस है। पर जब हाथीराम वो कर रहा होगा तब वो नहीं सोचेगा, ये हाथीराम नहीं सोच रहा है। तो बिहेवियर अलग चीज है। यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टू लिव दैट लाइफ। वो जो आई थिंक वो बेस्ट डेफिनेशन है, आई थिंक माइजनर की है, जब वो बोलता है कि एक्टिंग इज एन एबिलिटी to behave truthfully in given circumstances. It's an ability, it's a skill, it's not a talent. You are not born with it. To live truthfully, behave, live मतलब उसको आप वैसा ही behave करोगे जैसा वो कैरेक्टर कर रहा है, and live it for some time, feel it. Even if you know that it's all fake, you have to feel it at some certain point. Live it truthfully. Why truthfully? इसलिए कह रहा हूँ, behave करना पड़ेगा, उसमें ट्रूथ ढूंढना पड़ेगा, उसकी सच्चाई ढूंढनी पड़ेगी, और वो आपके थ्रू ही बाहर निकलेगा इन गिवन सर्कमस्टांसेस। वो आपके द्वारा, वो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके नहीं, आपकी क्रिएट किए हुए नहीं है, आपके अपने नहीं है, किसी और के। इतना सिंपल है। पर आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ तो नहीं हुआ कि मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ कैमरा रखा है और कहाँ माइक आएगा, और मुझे इस ट्रॉली शॉट में कितनी दूर तक चलना है, फिर यहाँ रुकना है क्योंकि इसके बाद यहाँ गाड़ी आगे रुकेगी। आपको पता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बट यू स्टिल मेक इट सो बिलीवेबल कि ये अभी हुआ है। आपको पता है कि आप गाड़ी से ये निकलेंगे, आपको दिखाना बच गया गाड़ी से, आपको भी पता है कि वो कितनी दूर से निकली। वो कभी एक्टर के इतने नजदीक से नहीं निकालेंगे, मर ही जाए आदमी। आपको क्यों कैमरा ऐसी जगह पर रखा है कि वो लगेगा कि ओह, बट व्हाट यू आर डूइंग इज सो प्योर कि आप वो भय ना एक सेकंड के लिए ऑडियंस में ऐसे ओह शिट बच गया, व्हाट इज दैट, वो है, वो ट्रूथ है, वो आपको बाहर ले गया। आप डरो या नहीं डरो, ऑडियंस डरनी चाहिए इस बात। Question is like you are from like very old batch, and we have listened many success stories from that batch only. So what is special, or what is the aura that creates, and what like your company had an influence on you? Because I've seen many of your photos from your batch, I mean. बार ओल्ड कह रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि होता है ना कभी किसी बैच में थोड़ा सा, I'm sure सर बहुत मेहनती लोग थे, बहुत मेहनती लोग थे, बहुत मजा आता। और वो इतने ईगर थे ना, मैं आगे बोला ना, ईगर माइंड्स, दे वांटेड टू नो कि क्या होता है, ये क्या क्राफ्ट है कि आपको ये कहानियां इतना मूव करती हैं। क्यों आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक्टर के साथ रो पड़ते हो, उसके साथ हंस रहे हो, उसके दुख से दुखी हो, ये सबको जानना होता था। वो क्या चीज है जो मैं करूं और ना मैं उसके लिए रोऊं, ना मैं उसके लिए हंसूं, ना मुझे वो भारी लगे मेरे लिए, पर मैं वो जो एनर्जी उस पेपर पे हर वो चैनलाइज कर दूं आप तक। मुझे लगता है आखिरी जब आप एक कहानी पढ़ते हो, कोई भी सुंदर कहानी, किसी ने जो भी जिसने पढ़ी हो, जिसकी फेवरेट कहानियां हो, वो कहानी पढ़ के आई एम श्योर आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ हो। आपको वो सारे इमोशन जो वो पेज पे लिखा हुआ है, वहां तो किसी की शक्ल भी नहीं है, तो अगर वो शब्द आपको इतना झंझोड़ सकते हैं, तो सोचो एक जीता जागता शक्ल आपको क्या कर सकती है। तो मुझे लगता है कि बैच में ना टचवुड, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ईगर माइंड्स थे, और बहुत ऐसे लोग जिनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि क्या होगा, गालियां पड़ेंगी ना, देखा जाए, लड़ाई झगड़े सब, लेकिन इतने क्लियर कट थे, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, यहाँ जहाँ ठीक है ऐसे है तो ऐसे ही है, देखते क्या होता है। और बहुत मेहनती थे, मतलब गजब के मेहनती थे। तो सर वहाँ का तो एनवायरनमेंट अलग होता है, बट लाइक हियर लाइक हम यहाँ पर भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में है, और हम एक अच्छी जगह से आगे निकलेंगे। तो इफ वी आर इन अ ट्रेनिंग फेज, सो व्हाट अप्रोच वी शुड टेक फॉरवर्ड कि हम राइट पीपल को चुन सकें, क्योंकि हम किसको चुन सके, राइट पीपल जो हमें और डायरेक्शन ठीक
अपनी एज वो होते होगा। मिलते नहीं कि मोस्टली ये गलत हम खुद ही डिफाइन कर पाते हैं, वैसे तो हम भी नहीं है। बट भाई वो मुझे लगता है थोड़ा एक किस्मत का भी खेल है ना। एक तरह से देखा जाए मेरी बैच में क्यों आए ऐसे 5 लोग 10 लोग 20 लोग जो ऐसे वाले थे। कोई बैच बहुत ही बर्बाद होता है, एक भी ऐसा नहीं लगता आपको कि अरे यार किसी में भी बात नहीं है। किसी वैसा वाला है, जब एसएसबी जाते थे ना इंडियन आर्मी के लिए फेल होते थे, तो किसी एसएसबी में एक पूरा बैच वॉश आउट हो गया। 118 लोग आए हैं ऑफिसर बनने के लिए, एक भी सिलेक्ट नहीं। और किसी में 70 लोग आए थे, 7 सिलेक्ट हो गए। तो आपको धक्का लगता है कि इस बोर्ड में 7 लोग सिलेक्ट हो गए, विच इज अनबिलीवेबल। तो होता है, ये आपकी किस्मत का भी है, थोड़ा बहुत मिल जाएंगे लोग। आप अपनी ईगरनेस बना के रखो। हाँ, एक तरह के लोग है ना, एक दूसरे को। ये कमरा है, अगर ये सब लोग अनजान है ना, आप एक कमरे में 50 लोग ठूस दो, खुला स्पेस हो थोड़ा सा, और वो उनमें से कभी किसी से ना मिले हो पहले, 10 मिनट में सबके ग्रुप बने मिलेंगे। यू नो व्हाई? 10 मिनट बातचीत होगी, सबको समझ में आएगा नहीं इससे बात नहीं। कुछ तो रिजेक्ट कर लेते हैं, अच्छा नहीं ये सुंदर नहीं है, ये फायर है, ये नहीं सही। तो लोग है ना धीरे धीरे अपने पोलराइजेशन करके तो ढूंढ लेते हैं, अच्छा हाँ ये 4 लोग इंटरेस्ट लेंगे, इनसे बात करता हूँ। अब उनमें से 3 होगा, नहीं ये एक इसका कुछ और ही बकवास कर रहा है, फिर ये 3 होगा। 20 मिनट बाद सब अपने अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से लोगों के ग्रुप बन जाएंगे। तो यू विल फाइंड योर स्पेस, डोंट वरी। सर फर्स्ट इज ऐसे सर, हर किसी के लाइफ में, हर किसी एक्टर के लाइफ में एक बार ऐसा आता है कि आप एक टाइम में 2 कैरेक्टर प्रिपेयर कर रहे हो, ऑन कैमरा हो या फिर थिएटर हो। तो सर ऐसे टाइम में मतलब क्या चीज़ मदद करती है कि मतलब अपना कैरेक्टर और वो 2 कैरेक्टर को कंटिन्यू रखने में? देखो कोशिश हो कि ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत बुरा पछता है। मेरे साथ पिछले जितने सालों में सिर्फ एक बार हुआ कि मैं एक ही टाइम पे 3 शूट कर रहा था एक साथ, और वो मेरी गलती नहीं थी, वो चीज़ें ऊपर नीचे हुई, वो रिशफलिंग हुई, डेट्स की, मतलब पूरा दिन कुछ और शूट किया, घर गए नहाए धोए, पूरी रात कुछ और शूट किया। ना हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर बॉडी एंड माइंड। थक जाओगे ना यार, 24 घंटे में अगर आप यही शूट करते रहोगे और आपको पता भी कि आज ये, कल वो, परसों ये, परसों वो, तो आप चैनलाइज करोगे उस चीज़ को, वो काम अच्छा नहीं होगा, डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ लैक आ जाएगा। तो अच्छा है जितना उससे बच सको। अगर कभी हो जाए देन यू हैव टू बी रियली यू नो अवेयर, शार्प, कि अच्छा हाँ ये दोनों अलग चीजें। एंड आस्क योर टीम, योर डायरेक्टर, कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, प्लीज मुझे गाइड करते रहना अगर मैं कुछ इधर उधर जा रहा हूँ, बिकॉज दे आर इन अ सिंगल माइंड। वो तुम्हें बचाएगा उस स्पेस से कि तुम खराब ना जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा अपने आप को यूनिट का हिस्सा बनाना। जब भी आप काम करना शुरू करो, डोंट बिहेव लाइक कि अच्छा मैं वैन में बैठूंगा तो मेरी ज्यादा इज्जत होगी। डोंट गो इनटू द, इवन इफ यू आर इन द वैन, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो लोग हैं ना, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ थोड़े से रिलैक्स रहें। वो आपके साथ आपको लगे यार मैं सर से बात कर सकता हूँ, मैम से बात कर सकता हूँ। योर पर्सनैलिटी शुड बी लाइक दिस कि दे आर नॉट डिजेक्टेड बाय यू, दे शुड नॉट फील कि अरे यार ये नहीं आना चाहिए। बिकॉज आप क्योंकि वो लोग आपको हेल्प करेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हर वो आदमी जो सेट पे खड़ा है ना, अगर आप उनको पसंद हो, वो आपका आधा काम कर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका मेंटल पीस सबसे पहले, आपके कपड़े, आपका ये, आपका वो सब। और ऐसे नहीं कि जबरदस्ती सबको प्लीज करने का, नहीं। इफ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन ना, अच्छे खुश मिजाज, आपकी एनर्जी अच्छी है ना, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। और किसी को ये मत समझना कि अरे हाँ ये तो लाइट बॉय है, तो भाई बहुत मेहनत करता है। तुम जितने एक दिन उसका काम करके देख लो, दिमाग खराब हो जाएगा। समझ में आई बात? तो भूल जाना इस बात को कि कोई सेट पे तुमसे ज्यादा तुम स्टार हो तो तुमसे कोई बड़ा ही नहीं है। सबका काम उतना इंपॉर्टेंट है, जस्ट दैट कि आपको उसके लिए पेमेंट अच्छा मिलता है, आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। बस ये ना सर माथे पे लेके हाथ जोड़ना कि हाँ आप कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसी सिचुएशन में वो लोग काम आएंगे, वो बताएंगे साहब कैमरामैन, डीओपी का थर्ड असिस्टेंट आके बताया जाता है कि सर थोड़ा सा इधर, अब सही देखोगे आप, बस जॉब हो गया डन। कई बार एक लुक में भी सीन हो जाता है। सनी हिंदुजा सर और आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो सर उसमें सनी हिंदुजा सर बता रहे थे कि आप अपने इनिशियल डेज में एफटीआई के टाइम में भी उतने ही ट्रूथफुली करते थे। क्या बोला? एंशिएंट डेज? जी, एफटीआई के टाइम में भी। एंशिएंट डेज में
अब तो बोलता अब तो क्या कैसे लगे। तो सर आप उतने ही ट्रूथफुली करते थे जितने आप अभी कर रहे हैं। तो सर फॉर मी सर हर चीज़ के कोई एक देवता है, कोई गॉड है। अगर ट्रूथफुलनेस के कोई गॉड होते तो सर इससे खूबसूरत चेहरा नहीं होता मेरे लिए। तो माय क्वेश्चन इज ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमेशा आपको डिफरेंट मतलब लाइफ के सारे सिचुएशन में भी आपको अलग अलग स्क्रिप्ट के साथ ट्रूथफुल रहने में मदद करते हैं? हम में से कोई भी जब अपने आप से झूठ बोलता है ना, उसको पता होता है। जितनी बार हम उसको रिजेक्ट करते चले जाएंगे ना, आपकी वो हैबिट बन जाएगी कि आप अपने आप से भी झूठ इस तरह से बोलने लगे हो कि अब आपको भी सच लगने लगे। हमेशा वहीं से शुरू होगा। आपने माना कि आप मोटे हो गए, पहले दिन नकारोगे, नहीं ठीक तो 2 दिन नकारोगे, 10 दिन नकारोगे, 10 महीने बाद आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप मोटे हुए हो। बाकी सारी दुनिया को दिख रहा होगा, पर क्योंकि आपने ही अपने आप से इतनी बार झूठ बोल दिया है कि आपको उस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बस वो शुरुआत नहीं कर रही। आज आपको पता है कि ये सही नहीं है, आपको पता है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। एज एन एक्टर इससे बड़ी तैयारी नहीं है। आपको पता है कि आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हो एक फोटो लेके, रैन 4 किलोमीटर्स, पक्का? आपको पता है कि आप उसमें कितने मिनट चले हो, क्योंकि घड़ी तो दिखा रही है 4.5 किलोमीटर। या आपका वो जो ट्रेडमिल वो दिखा रहा है, उसमें 16 किलोमीटर दिख रहा है। पर क्या 16 किलोमीटर भागे हो या चले हो, या बीच में वो ट्रेडमिल चल रहा था, आप जाके फोन पे 2 मिनट बाद हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी हो। पर क्या आप अपने आप से झूठ बोलो? आपने वो सोशल मीडिया ने डाला, वेरी गुड, मैं उसको दुनिया को बेवकूफ बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो हम वैसे भी बनाती है ना, जॉब है हमारा कि हम बताते हैं आपको, देखो इस कहानी में मैं बढ़ते बढ़ते बचा। मैं एकदम खुश था अपने वैनिटी में, बट मेरा जॉब है। तो जॉब के लिए आप ये दुनिया को दिखा सकते हो कि मैं 16 किलोमीटर आज भागा। लोग में भी शायद उससे इंस्पायर हो जाए, हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं। पर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो और नहीं बोल रहे हो, यहाँ ये मत करना। आपको पता कि मैं 4 किलोमीटर भागा था, मैंने दिखाया 5 है आज। आपकी कैलोरीज कितनी बर्न हुई, वो सब आपके लिए है, दुनिया के लिए नहीं। बस मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत वहां से हुई। मैं आपके सामने 1000 झूठ बोल सकता हूँ, मैं आपसे अपने आप से नहीं बोलता। तो मुझे पता है कि मेरी यूनिट में कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं, क्या लोग हैं, उनके लिए क्या। ये कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं कि आप अपनी एनर्जी अच्छी रखना, क्योंकि आपकी एनर्जी अपने आप अच्छी होगी जब आप जेन्युइनली मानते हो कि आपका स्पोर्ट बॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाने के लिए नहीं। आपका ड्रेसमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ आपको कपड़े पहनाता है, कपड़े लेके आ रहे, वो डरा रहता है आपसे क्योंकि आप स्टार हो। वो इतने भय में होता है कि आपकी जो वैनिटी में एंट्री करने के लिए उसको 4 लोगों से पूछना पड़ता है कि सर फ्री है क्या। फिर दामोदर है मेरे साथ, मेरा हेल्प करता है मुझे काम में, दामोदर से पूछेंगे, वो किसी और से पूछेगा। He's traumatized। ये आपका जॉब है, जॉब भी नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी में दिख जाएगा उसको पहले दिन कि अरे साहब अच्छे हैं यार। वो जैसे ही वो रिलैक्स आएगा ना, सोचो तुम्हारे लिए क्या नहीं करेगा। पर ये जेन्युइन फील आएगा तभी आएगा, नहीं तो उसने भी बहुत सेट देखी। वो 45-50 साल का है, उसने दुनिया को कपड़े ही पहनाए आज तक। उसको भी पता है कि साहब कैसे है, ये क्या दिखाने के लिए हम्बल बन रहे हैं मीडिया के सामने, या वो जेन्युइन नहीं है। इतना सके कि जब मैं ये इंडस्ट्री में नहीं आई थी तो मुझे ये एक्टिंग या कैरेक्टर कोई भी प्ले करता था तो मतलब ठीक है, बहुत इजी है या और आने के बाद उसको प्ले करना और परफॉर्मेंस में तब्दील करके दिखाना एक जर्नी, जैसे सर बताते हैं, जर्नी को आप जी कर आप उसको डिस्प्ले करते हैं। तो ये परफॉर्मेंस जब डिलीवर होता है इसमें, तो आपके लिए वो कौन सा ट्रिक है जो कि एक एक्टर के लिए इजी हो, उसको पकड़ के ग्राउंड करके और फिर जो भी रंग है या जो भी भाव है इसमें आप ट्रांसफॉर्म करके वो डिलीवर करें। क्योंकि बहुत सारे रोल्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स जब आप सुनते हैं या सोचते हैं आपके हिसाब से एक अलग बन रहा है,
डिलीवर करने जा रहे तो एक अलग ये हो जाता है। तो उस चीज़ को एक लाइन में कैसे करके कर सकते हो? वो क्या ट्रिक होना चाहिए या क्या सोच होना चाहिए उस चीज़ में? ट्रिक तो नहीं होगा, ट्रिक मैं उसको ट्रिक नहीं कहूँगा, मैं उसको ये कहूँगा कि आप उस क्राफ्ट को बेटर समझना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे ना आप अपनी लाइफ से चीज़ें उठा लेते हो। आपको पता होता है कि आपके ये कहने से या कुछ किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर से आपके किस दोस्त को या फैमिली मेम्बर को आपसे चिढ़ होती है। ठीक है, आपकी एक किसी को देखने भर के तरीके से आपको पता कि इसको लगेगी ये बात। ठीक है, तो जब आप ये सब तैयारियां कर रहे होते हो किसी किरदार के लिए, तो वो चीज़ें उनमें भी डाली जा सकती हैं। कोई ट्रिक नहीं है, वो बस अंडरस्टैंडिंग है कि ये आदमी पर्टिकुलर बिहेव करेगा तो इसका क्या इफेक्ट आएगा सामने वाले को। तो जब आप अपनी बॉडी को समझना शुरू करते हो कि हाँ मेरे ये करने से कुछ एक्टर्स को बोलते हैं ना कि वो यार, जैसे ऑफकोर्स इरफान साहब भी थे, बहुत सारे एक्टर हैं जिनको जेन्युइनली कैमरा प्यार करता है, वो स्क्रीन पे आते हैं तो कुछ नहीं कर रहे तो आपको लगता है कि यार मैं तो मुझे तो इसको देखना है। वो कोई ट्रिक नहीं है। एक तो शायद भगवान ने उनको थोड़ा सा बनाया ऐसा, इसमें कोई इसको जुठलाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को कैमरा प्यार करता है, आप लकी हो अगर आप उनमें से एक हो तो, पर वो एक चीज़ है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं जो आपको एज एन एक्टर आपका जॉब है, वो ये है कि आप कितने अवेयर हो कि उस टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है और वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और आप उसको किस तरह से देना चाहते हो, किस अंदाज से। आपका चॉइस क्या है? मेरा चॉइस है कि मैं ये करते करते मैंने इसको ये ऐसे करके यहाँ रख दिया, या क्या मैं इसको करते करते ये करके रख सकता था। जस्ट दिस मच, हाउ डिफरेंटली यू कैन थिंक टू परफॉर्म समथिंग, और आर यू जस्ट स्टक के मैं अच्छा ये ऑब्वियस चॉइस है, यही बोल देती 4 लाइनें और खत्म हो गई बात। इसलिए मैं बोलता हूँ लाइनों के बाद काम शुरू होगा, क्योंकि लाइनों तक आप कभी भी बिहेवियर नहीं पकड़ पाओगे। आप सिर्फ लाइनें पकड़ने की कोशिश करो, बिहेवियर लाइनों के बीच में होता है। तो जब लाइंस खत्म हो जाती है तब समझ में आता है कि अच्छा अब और क्या हो सकता, कितना और तरीके से ये लाइन बोली जा सकती है। कुछ कैरेक्टर जो होते हैं काफी इंटेंस होते हैं, उसमें जैसे आपने बताया कि काफी टाइम लगता है उसके अंदर जाने के लिए। तो जैसे सुनते हैं कि काफी एक्टर्स का होता है कि उससे निकलने के लिए उनका प्रोसेस होता है, क्या आपका प्रोसेस है उसका निकलने के लिए है तो क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर वो जो कैरेक्टर है उसने भी आपकी पर्सनैलिटी पे कुछ छोड़ा होगा, कुछ छाप छोड़ी होगी, क्या आप उसको पर्सनली कुछ टाइम तक उसको कैरी रखते हो, या कुछ ऐसा जेस्चर रह जाता है उस कैरेक्टर का जो डे टू डे लाइफ शायद आप उसका कुछ ऐसा करते हो? देखो, पहली बात तो कि बहुत कम किरदार मिलेंगे जिनके लिए तैयारी के लिए अच्छा टाइम चाहिए होगा और अच्छा वो आपको कहीं ना कहीं से इफेक्ट करना शुरू करेंगे। जितना स्लोली उसकी तैयारी हो रही होती है, ऑर्गेनिकली चल रहा है वो, अगर आपको पता है 2.5 महीने में खत्म करना है या 2 महीने में खत्म करना है, या अब है मेरे पास 6 महीने, तो वो टाइम आपको पता चलेगा क्या चाहिए। 3 महीने में आपको ये तैयारी रखनी है, या शूट 15 दिन बाद है तो 15 दिन में ही करना पड़ेगा। तो पहली बात तो कि जितना उसको वक्त मिलेगा आप डिटेलिंग बेटर कर पाओ, आप सहज भाव से कर पाओ। दूसरा ये कि जब आप कहते हो कि अच्छा जब वो खत्म होता है, अच्छा तैयारी में 3 महीने लगे थे तो खत्म होने पर, नहीं, जरूरी नहीं। तो फिर अगर इतना ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हो तो फिर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो 3 महीने आपने शूट किया तो आपने तो हेल बना दी हो। तो वो दिन वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि आपको पता है कि यहाँ तक जॉब थी भाई, अभी वापस आ गए घर में, खाना खाओ, रेस्ट करो, और इतना टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। सच बताओ ना, आपको जब आप रेगुलरली शूट करोगे, सुबह उठोगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करोगे, तैयार होगे, पूरा दिन शूट करोगे, वापस आओगे, आधे टाइम तो थक के परेशान हो जाता आदमी, मतलब वेट करके, अच्छा यार शॉट ही नहीं लग रहा, उसी में इतना थक चुके हो आप, वापस आते हो, आप फिर से थोड़ा बहुत फ्रेश होते हो, कुछ खाना खाते हो, सोने का टाइम, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह 6 बजे उठना है। तो आपका काम है उस जो 12 घंटे का शूट है उसमें अपने आप को फोकस रखना, अवेयर रखना कि क्या होने वाला है। जब वो खत्म होता है ना, तब पहली चीज़ होगी, अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो एक वॉइड आएगा। जब हैवी काम होता है तो आपको लगेगा कि यार खत्म हो गया, क्योंकि अब वो जो टाइम पूरा दिन आपके दिमाग में चलता था ना, अब उसमें कुछ नहीं चल रहा है। अब आपको ये सोचना ही नहीं पड़ रहा कि कल क्या करूँगा मैं। तो रोज़ की जो तैयारी होती थी, मतलब फॉर एग्जाम्पल पाताल लोग या जाने जा, शूट खत्म हुआ, वापस आया, अब अगले दिन के जो सीन आपको पता है अगले दिन की ये सीन है, तो आप एक बार बैठते हो उनके ऊपर,
जस्ट टू रिफ्रेश के अच्छा हाँ, और क्योंकि अलग अलग सीन है, आज जो सीन किया था वो सीन नंबर 12 था, कल जो है वो 37 वाला है, और तब तक ये हो चुका होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं कि आप एक्ट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ओके वहाँ तक चला गया होगा, ओके ठीक है। वही जो नाटक के टाइप होता है, थोड़ी देर बाद अच्छा हाँ 1 सेकंड, अगर ये हो तो ये तैयारी चल रही है ना, जब वो खत्म होता है अगले दिन क्या है आपके पास करने के लिए? कुछ नहीं, खालीपन। और ये छूट जाता है एक टाइप के बाद, ना तो आपको ज़बरदस्ती छोड़ने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता है इंडियन सिनेमा में कुछ इस तरह का ऐसा कोई एक्टर बेचारा फंसा हुआ है कि उसको 6 महीने निकलते हैं उस कैरेक्टर से बाहर निकलने में, या 3 महीने, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह काम नहीं होता। आप हर दिन जाते हो, हर दिन वापस आते हो, इसी शहर की भीड़ में फंसे हुए 2 घंटे बाद घर में पहुँचते हो। अगर आप शहर में शूट कर रहे हो, कहीं बाहर शूट कर रहे हो, तो आप वापसी में आते हुए और आपको पता है कि आप फंस गए हो ट्रैफिक में, तो आप उस ट्रैफिक को गाले पे पकड़ रहे हो, तो इसका मतलब तो बेसिकली कनेक्शन तो टूट चुका है ना आपका, जाने जाने से टूट चुका आपका कनेक्शन, क्योंकि आप अभी तो बीच में तो समोसे खा के आए हो। तो ये अपने आप को झूठ मत बोलो कि मैं बहुत कैरेक्टर में था, नहीं, आप थे, पर आप भी तो थे। वो यहाँ चल रहा है, मैं जाने कपड़े पहने नहीं घूम रहा हूँ दार्जिलिंग की गलियों में, मैं कपड़े ऐसे ही पहन के घूम रहा हूँ, पर मेरा दिमाग चल रहा है। वो जो ट्रैक चल रहा है कि अच्छा नरेन व्यास, वो अलग है। वो जब मैं समोसे खा रहा हूँ तब भी है, दारू पी रहा हूँ तब भी है, नहीं भी कुछ कर रहा हूँ तब भी है, पर वो आपकी इस लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप चाहोगे तो कर देगा, अगर आप इतने अवेयर हो चुके भाई ये अलग है, ये अलग है, इसको छोड़ दो, पर वो रहेगा आपके साथ। ये जो आपने बोला कि वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है, वो सबका डिपेंड करता है। और मुझे लगता है वो नहीं, हमारी एज एन एक्टर जो ग्रोथ हो रही होती है ना, वो हमें दे के जाती है। उस दौरान कुछ ऐसा फील किया आपने, तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए अपने आप को लेकर, आप और ज़्यादा काम हो गए अपने आप को लेकर, आप और ज़्यादा सुकून में आ गए, अब आपको और समझ में आने लगा। और जब आपकी, मुझे ऐसा लगता है जब आपको जानकारी पता होती है ना, जब आपको चीज़ें पता चलती हैं, आपके सवाल कम होने लगते हैं, आप शांत होने लगते हो, आप चुप होने लगते हो। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है ना, आप सबसे पहला इफेक्ट ये आएगा कि आप चुप होना शुरू करो, आपको नहीं बताना किसी को, मैं बात कर। तो आपकी अवेयरनेस बढ़ गई है, शांत हो जाए। मुझे लगता है अपने आप हो जाएगा सर, जिस दिन समझ में आएगा ना। बहुत सारा सॉरी वंस मोर। कहाँ पढ़ा ये? नहीं वो समझ में आ गया मुझे, पर पढ़ा कहाँ ये? तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कोई एक्टर जब दिखाता है तो उतना अच्छा नहीं होता, या जब छुपा लेता तो क्योंकि वो जीवन में ऐसा इमोशन है। अच्छा चलो मैं दो एग्जांपल आपको बात समझ गया, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। गॉडफादर देखिए सबने। गॉडफादर में जब फाइनली विटो कॉर्लियोने की बेटी मरती है, गलती से गोली लगती है एंड में, and we see Al Pacino first time crying in all 3 series, and he starts screaming from here. The camera goes up and it goes silent. If you remember that shot, you think Al Pacino took a wrong choice to cry like that? रोए तो वो भी है ना, but it was effective. उससे लाउड क्राई मुझे याद नहीं पड़ता किस सिनेमा में हुआ हो। वन ऑफ द लाउडेस्ट क्राई है वो, क्योंकि वो आदमी इतने सालों से रोया ही नहीं, और उसको ऐसा लगता है कि उसके कर्मों की जितनी सजा मिली ना उसकी बेटी को मिली। ही टुक अ चॉइस कि वो फाड़ के रोएगा, ऐसा रोएगा कि लोग चुप हो जाएंगे, ओह गॉड, अपना दुख भूल के वो सडनली थोड़ी देर के लिए विटो कॉर्लियोने देखना, सॉरी माइकल कॉर्लियोने को देखेंगे। इट वाज नॉट अ बैड चॉइस, इट वाज परफेक्ट चॉइस एज द कैरेक्टर, जो जिंदगी में कभी नहीं रोया है तो बड़ा हल्के में, जैसे आप कहते हो कि क्योंकि रोने का जो इमोशन है ना वो हम सब में
जब भी जेन्युइनली जब रुलाई आएगी ना, आप कोशिश करोगे उसको रोक लो आप। ये हमारे इमोशन के साथ होता है। आपको भीड़ में अगर कभी लगे कि आप बहुत दुखी हो गए, आप किसी को नहीं पता है, तो आप कोशिश करोगे कि आप कुछ अंदर ही अंदर रो लो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हो वो जरूरी हो, क्योंकि ये भी दिखने लगा है कि सब एक तरह से बोलना शुरू करते हैं, सब ऐसे ही बात करते हैं। जो भी आप डाले हुआ क्या मैं तुम्हें देखूंगा, क्या हुआ ना कि सबने एक तरीका अपना लिया कि उसको लगता है कि सटल एक्टिंग है, पर वो बेजान हो गई क्योंकि उसके अंदर भाव खत्म हो गया। सबने वो एक तरीका अपना लिया कि ऐसे बात करेंगे तो ये, पर उसकी जान खत्म हो गई क्योंकि अब उसके पीछे भाव नहीं बचा है। सबने बोलने का एक तरीका अपना लिया। नहीं तो फिर राजपाल यादव इतना सुंदर एक्टर नहीं होता, वो तो आउटर है क्योंकि किरदार आउटर है, वो डिजाइन वैसा है। वो चुपके से हंसता हुआ, चुपके से रोता हुआ शायद अच्छा नहीं लगेगा, वो धाड़े मार के आ जाओ सालो ये सब करके अच्छा लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपका किरदार क्या है, उसकी चॉइस क्या है, वो उस वक्त क्या चॉइस ले रहा है कि उसको ये धाड़े मार के रोना है या नहीं रोना। ये सब हमने वही सुनी बातें हो जाती। तो वो नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, पर मेरा ये मानना है कि इट्स अबाउट द चॉइस ऑफ एन एक्टर विद इन गिवन सर्कमस्टांसेस। अगर आपका भाव सही है तो आप उसको लाउडर कर लो। लाउडर वो होता है जो बिलीवेबल नहीं है, इसको बोलते हैं अरे लाउड एक्टिंग थी, क्योंकि बिलीवेबल नहीं थी इसलिए लाउड लग रही थी। नहीं तो राजपाल यादव इतना वो लाउड नहीं है, आउटर है क्योंकि किरदार वैसा है। तो वो चॉइस आपको लेनी पड़ेगी। हम बोलते हैं कि अगर आपको स्टार बनना है तो उसका अलग तरीका प्रोसेस है, फिर आपको एक्टर बनना है तो उसका एक अलग प्रोसेस है। लेकिन सर बता दें एक्टिंग होती है। हाँ, एक्टिंग होती है, प्रोसेस अलग कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो स्टार बनने के लिए जरूर थोड़ी एक्टिंग है। चलो we should continue the clap. देखो आज भी स्टार है ना, आज तो मीडिया में स्टार, सोशल मीडिया में स्टार है ना, तो स्टार तो वहां भी है। एक्टिंग से लेना देना नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसकी अपनी दुनिया है भाई। तुझे क्या बनना है? स्टार बनना है, मुझे बनना भाई, मैं वही बता रहा हूँ। बता दूसरा एक्टर तो मैं बन गया, मुझे लग रहा है मैं हूँ वो तो रास्ता मैंने ढूंढ लिया है, मैं चल रहा हूँ उस जगह पे। स्टार वाला मुझे बता रहा है यार कहीं से मिले। मुझे जो बनना है, मुझे दोनों बनना है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर हैं जो ऋतिक रोशन है कि वो सुपरस्टार भी है और एक्टिंग वो अच्छा करते हैं। मुझे दोनों बनना है, इसलिए मुझे बाहर मिलना होता है। ये वैसा है कपूर, इसको खोपचे मिले, इसको खोपचे मिले, इसको साइड में पीटा दो चल जाएगा। हाँ जी, स्टार, हाँ बिल्कुल सही बात है, स्टार ऑडियंस बना देगी आपको। तो मेरे दो सवाल है। पहला, आपने इतने लेड कैरेक्टर्स किए, उसमें से कितना आपको डायरेक्टर और राइटर ने हेल्प के कितने लेड प्रोवाइड किए, उसके एडिशनली आपको कैसे काम करना पड़ा? हाथी राम के लिए आप एग्जाम्पल बताएं या फिर जाने जहाँ भी आप बता सकते हैं? आपकी मर्जी है, दो ऑप्शन है आपके पास। बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और बहुत गैप में आपके काम आए, काफी ज्यादा समय लगा आपको रिकग्निशन मिलने में, तो उस दौरान आपने फाइनेंशियली कैसे खुद को सपोर्ट किया? ये मुझे आप एक्टिंग स्टूडेंट हैं, आप जर्नलिस्ट बहुत अच्छा बने। एनीवेज, जो पहला सवाल था उसमें ये कि बहुत पढ़ाई वही करी। पहले सवाल का आपका जवाब ये है कि अच्छे काम का ना 90% श्रेय जो श्रेय जाना चाहिए वो राइटर्स को जाना चाहिए। ये मानते नहीं, क्योंकि अगर वो लिखा नहीं गया होता ना उतनी खूबसूरती से तो वो बनता भी नहीं। बनाने वाले मिल जाएंगे, अच्छे राइटर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चॉइस ले लेता हूँ पाताल लोक, जैसे कि आपने बोला मैं ले सकता हूँ जाने जाए तो सुदीप शर्मा जो क्रिएटर है ना, मैंने उनको बोला है कि
आपकी कलम ने एक बहुत ही साधारण अभिनेता को असाधारण बना दिया। ये उन शब्दों का जादू था। मेरा काम था उनमें भाव डालना, क्योंकि पेपर पे है भाव, ऐसा नहीं कि भाव नहीं, आप तक पहुंचाना था। बेसिकली बात ये थी, उस स्क्रिप्ट जो आप सबने नहीं पढ़ी है, मुझे उसके अंदर जो भाव थे वो आप तक पहुंचाने थे। मेरा इतना जॉब था। अब मेरे लिए हेल्पफुल क्या था? सुदीप शर्मा, क्योंकि ऑन सेट थे। जिस आदमी ने वो लिखा है एक एक शब्द, जिसके अंदर से आया वो 3 साल में, तो कुछ तो समझ मेरे से बेटर होगी। उसको कर नहीं पाएंगे वो अलग बात है, पर वो समझाने में मेरे से उससे बेटर कोई नहीं बता सकता कि पाताल लोक क्या है, या हाथीराम को सुदीप शर्मा से बेटर कोई नहीं समझ सकता। कर मैं बेटर दूंगा, पर समझ नहीं पाऊंगा उन जितना। तो पहला श्रेय उनको गया। उसके बाद मेरी डायरेक्टर, मेरा डीओपी, और भाई कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जिस दिन अच्छा काम करोगे ना, आप सब इस बात को याद रखना, जिस दिन कोई आपका काम ऐसा जाएगा तो लोग बोलेंगे कि यार भाई ने कमाल कर दिया है। आप है ना, अगर आप जेन्युइन ह्यूमन बीइंग रहे तब तक, वो स्टार्टअप हिट नहीं किया, आप वो थैंक यू जो सामने जो प्रेज आ रही है ना, आपको हर वो चेहरा याद आएगा जिसने वो खड़ा करने में आप किया। सेकंड सवाल क्या था? सॉरी, फाइनेंशियल थोड़ी मुश्किलें थी, पर यार दोस्त हैं होते हैं, आप चला लेते हो। आधे टाइम कुछ आज भरपेट नहीं खाओगे तो थोड़ा खा लो, क्या दिक्कत हो, कौन सा मरे जा रहे हो। मरने वाले नहीं है ये, डेफिनेटली है, पर मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट 6-7 महीने तो भूखे रहोगे तब भी नहीं मरोगे, तो इतना लंबा तो नहीं, हो ही जाएगा जुगाड़ खाने के। बट होते हैं क्राइसिस, किसी में ज़्यादा होता है। मैं मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सर्वाइव कर पाना। तो आई एम श्योर कहीं कहीं से रास्ता निकाल ही लोगे। हर आदमी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। फैमिली है, यार दोस्त हैं, और कोई काम ढूंढ सकते हैं, ऐसा तो नहीं नाकारा है, कुछ और काम भी कर सकते हैं किसी और टाइम तक। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं से अगर है थोड़ा बहुत भी जज्बा है तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। मेरी जहाँ तक बात थी, मेरी फैमिली सब काम पे, सबकी जॉब में थी। बस ये थोड़ी सी जलालत लगती थी कि आप 27-28 साल के हो गए और अभी भी बाप से पैसा मांग रहे थे। तो मैं कोशिश करता था कि उनसे जितना कम हो सकूं, जब ये ना हो जाए, जब तक ये फंस ना जाऊं कि अच्छा हाँ यहाँ अभी। पर वो भेजते थे, उनको भी पता है कुछ नहीं कर रहा है वो, तो वो एक रेगुलर अमाउंट उनके दिमाग में बना लिया था कि इतने में तो इसका चल जाएगा, जबकि उससे कुछ होता नहीं था। उनको पता है, उनको क्या पता बेटे की क्या क्या जरूरतें हैं, बट मैं चला लेता था, मतलब जनरली चला लेता कि आप अच्छा पाई नहीं थी तो रोटी मैं मलाड में रहता था, तो वो पैकेट में होके आती थी, थेपला नहीं, रोटी प्रॉपर पैक होके आती थी, तो बड़ी सस्ती मिलती थी, बड़ा मजा आता था। दही लो और चपेट लो। तो काफी बात हुई आज, हाँ, सारी राइट फ्रॉम बिगिनिंग से उनके करियर से लेके उनकी क्राफ्ट और अलग-अलग कैरेक्टर्स जो उन्होंने निभाए। सर फैमिलीज एज एन आउटसाइडर, अभी भी आफ्टर दिस शो ऑफ परफॉर्मेंस यू हैव डन, अभी भी आपको वो होता है प्रेशर के बहुत, बिकॉज़ ऑफ फिल्म फैमिलीज यू हैव लॉस्ट सो मच ऑफ नेपोटिज्म की बात कर रहे हो, कुछ नहीं यार, आपको काम आएगा तो नहीं। मैं सच बताऊं ना, बिल्कुल सर, मैं ना कभी नहीं सोचा ये बात, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूँ कि कल को अगर मैं आज भगवान की दया से कुछ कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत पोजीशन बन गई है जहां मैं 2-4 लोगों को खींच लूंगा, तो मैं खींचूंगा भाई अपनों। हाँ, क्यों नहीं? मैं क्यों? अगर मेरे 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, तो मैं, क्योंकि मेरी औलाद निकम्मी है, इसलिए मैं कि अच्छा मैं बेस्ट MBA स्टूडेंट हूँ, उसको दूंगा अपना सारा बिजनेस। नहीं करोगे आप, वो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने बेटे को ही दोगे, क्योंकि आपके अपने। हर एक आदमी जीवन में मेहनत करता है क्योंकि आने वाली जनरेशन की जीवन आसान हो पाए। बेसिक सही है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। अगर मैं कुछ कमा लूंगा तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो अपने लोग हैं वो, उनको मैं खींच पाऊं, उनको एटलीस्ट वो अपॉर्चुनिटी दे पाऊं जो मुझे कभी नहीं मिली। तो ये सब जगह होगा। आप या तो इससे लड़ना शुरू कर दो, अपना दिमाग खराब रखो, अरे यार सारी फिल्में आलिया भट्ट थोड़ी कर रही है बेचारी, साल में 2 फिल्में कर लेगी, बाकी जो कर रही है वो, इनका तो पूरा बैच एग्जांपल है जी। हाँ, पूरा बैच। राजकुमार, और इस चीज से लड़ने का कोई लेना, तो कोई भाई किसी का बाप है,
महेश भट्ट, तो क्या कर लोगे? आपकी गलती नहीं है ना उसकी गलती है। एक बैच में जब हम पढ़ते हैं 10वीं 12वीं के बैच में, लोग जो मेडिकल की तैयारियां कर रहे होते हैं, किसी के फैमिली में 8-8 10-10 डॉक्टर्स हैं यार। फॉर देम इट्स सो इजी। तो क्या आप लड़ना शुरू कर दोगे कि तेरे माँ बाप डॉक्टर क्यों है? पीएमटी का टेस्ट तो उसी को क्लियर करना पड़ेगा ना, बाप तो नहीं जाके कर पाएगा, पर बाप माहौल तो क्रिएट कर देगा। आई एम श्योर वो जब से वो बच्चा बड़ा और अगर 12वीं तक जब तक उसका मेडिकल टेस्ट की बात आएगी, उसने इतनी बार सुन लिया होगा वो तैयारियां कि वो तुमसे वैसे ही बेटर होगा। इस भ्रम में मत रहना कि उनको नहीं पता है कि फिल्म में एक्टिंग क्या होती है, नहीं पता है उनको, पर सक्सेसफुल करियर तो तभी बनेगा जब उनको कुछ आता हो। नहीं तो फिर आपके पास है एग्जाम्पल भाई, नहीं है वो सक्सेसफुल करियर, पर है वो उसका कुछ नहीं, वो लड़ने की चीज नहीं है, मुझे तो सोचने की भी चीज नहीं है। इट्स नॉट वर्थ।